दिल्ली विश्वविद्यालय में एसी और ईसी के चुनाव 9 फरवरी को होने और हमें उम्मीदवारों से मिली श्रृंखला के तहत मिलवा रहे हैं आपको उम्मीदवार। एसी के उम्मीदवार स्वतंत्र उम्मीदवार हैं सर आप? मैं स्वतंत्र मतलब टीचर्स पे डिपेंडेंट है। तो वैसे पार्टी से संबद्ध नहीं तो कह सकते हैं कि स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो शिक्षकों के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम मिलवा रहे हैं धनीराम जी से, जो कि एसी के उम्मीदवार हैं, और उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या एजेंडा है, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो चुनावी मैदान में जा रहे हैं, किन मुद्दों को वो समझते हैं कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए और रिजॉल्व करने बाकी हैं। तो इन सब बारे में उन्हीं से जानते हैं। और सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं सर आपको। और आप से मैंने जैसा कि पूछा है कि कौन से मुद्दे हैं, कौन से जो हैं लगता है कि अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पाए लोग, उनको आप उठाएंगे, एसी मेंबर बन जाएंगे। तो देखिए, पहले तो आप ऐसे समझो कि 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, और जिस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात कर रहे हैं उसका जो एक्ट है वो 1922 का है, मतलब 1922 का है। तो 1922 से और 2022 निकल गया, 2023 चल रहा है, तो पूरी यूनिवर्सिटी ने भी 100 साल पूरे कर लिए। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात देखने वाली पता क्या है कि जिस समय पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बना था तो तब भी 26 ही मतलब मेंबर्स थे, और आज 100 साल बीत गए, जिनकी संख्या मतलब उस समय पे जो है ना, जो 1000 की संख्या भी पूरी यूनिवर्सिटी में थी। आज आप एक कॉलेज का एग्जाम्पल लेंगे, उसमें 3-3, 4-4 हज़ार स्टूडेंट हैं। तो नंबर एक तो एसी और ईसी के ये जो है जो संख्या है ये प्रोपोर्शनेटली बढ़नी चाहिए। एक तो हमारा ये मुद्दा है। दूसरा हमारा ये मुद्दा है कि जो आधी आबादी भारत की जब नारी है तो हर स्तर पर उसकी भागीदारी क्यों नहीं है। मतलब हम चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में हर स्तर पर उनकी 50% वो रहनी चाहिए। अगला हमारा मुद्दा है कि जो हम जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं डॉक्टर रामजस कॉलेज में, तो उनके जो फाउंडर थे ऑनरेबल राय केदारनाथ जी, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब एकमात्र ऐसे मतलब रामजस कॉलेज की गवर्निंग बॉडी में थे कि जो 1942 में उनकी डेथ के बनने के बाद में जो आज रामजस कॉलेज खड़ा है ना, उनके टेनर के काल में वो जो लैंड मिली थी 1948 में मिली थी, 1948 में, और 17 जनवरी 1951 को उसका शिलान्यास किया था देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी ने। तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए हम दो चीज़ चाहते हैं कि एक तो नेशनल रिकॉग्निशन ऑनरेबल राय केदारनाथ जी को मिले, और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत उनको मतलब एक जो है मतलब उनकी जो एक स्थापना हो, उनकी स्टैट्यू की मतलब उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। जो कि आपको पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में लॉ फैकल्टी बनने से पहले उनकी थी। तो सर सम्मान वहाँ से मतलब देन रजिस्ट्रार साहब ने आश्वासन दिया था कि इसको कंस्ट्रक्शन होने के बाद में कर देंगे पूरा। एक हमारा मुद्दा यह है। हमारा अगला मुद्दा यह है कि देखो ये एकेडमिक काउंसिल का चुनाव है, तो एकेडमिक काउंसिल में एकेडमिक की बात करिए। आज आपने देखा होगा कि मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फुले शोध संस्थान ने भी माता सावित्रीबाई फुले को इसीलिए याद किया है कि वो शिक्षित थी और पहली शिक्षिका महिला थी। दूसरे हमारे इतिहास में इतना सारा आपको मिलेगा कि आज 23 जनवरी है, तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी जन्मदिन आता है, उन्होंने भी बहुत सारे काम किए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के तहत में हम इन सबको जानें, और इनको जान करके हम अपने समाज में अपने स्टूडेंट को जो सेकेंड जनरेशन है हमारी, हम उनके बीच में जाएं और उनको बताएं कि भाई ये सारी चीज़ें आज की डेट में आपको जाननी चाहिए और इनको प्रसारित करें। जैसे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। तीसरी चीज़ क्या है कि देखिए आज एसी का इलेक्शन लड़ते हैं, हम इंडिपेंडेंट क्यों पीछे रह जाते हैं। जो ग्रुप बना रखे टीचर्स के वो 10-12 इकट्ठे होते हैं, 4-5 की टोलियों में जाते हैं, फिर वो कॉलेजों में जाते हैं, फिर वो औरों को इकट्ठे करते हैं। तो देखिए वो सही मायने में आप अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को चाहिए ये इलेक्शन जो है ना फ्री एंड फेयर कहाँ से हो गया? क्योंकि उनको आप लाभ दे रहे हैं, क्लास ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, इसकी कोई देख रेख कोई जिम्मेदारी है? तो हमारा मकसद ये है कि इस इलेक्शंस में इनको बंद किया जाए, कोई किसी में नहीं जाए। आप जो है ना पढ़े लिखे हैं, आप टेक्नोलॉजी का वो कीजिए, 2 मिनट का वीडियो बनाइए, आप उसको मतलब चलाइए। तो हम एसी के चुनाव का मतलब थोड़ा है कि आप क्योंकि उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं SC ST OBC इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सारे बच्चे।
बच्चे बाहर से आते 15-15 हज़ार रुपये की फीस देते हैं, वहाँ पता चलता है कि वहाँ क्लास भी नहीं हो रही। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हज़ारों की संख्या हम टीचर अपना खून पसीना बहा रहे क्लास ले रहे, लेकिन उन शिक्षकों को भी तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि जो अपनी क्लास भी लेनी चाहिए और इसके बाद अपनी ड्यूटी करें। तो मैंने इस संबंध में एक चिट्ठी लिखी थी ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब को। उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल्स को, हेड्स को, डायरेक्टर्स को, सबको लिखा कि भाई रेगुलरिटी को आप जो है इंश्योर कीजिए और टीचिंग जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें कोई अवरुद्ध उत्पन्न न करे। तो ये सारे काम हो रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे। और आगे आने वाले समय में ऑनरेबल वाइस चांसलर का ये मानना है कि भाई शिक्षा में तो कोई कंप्रोमाइज़ किया नहीं है, और जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हम चाहते हैं कि इसको ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। इसका क्या है, ये है टेक्नोलॉजिकल बेस्ड। तो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है तो टेक्नोलॉजी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कॉलेजेस में, वहाँ कैमरा क्यों नहीं लगाए जा रहे, ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वही लोग जो है ना चुन के चले जाते हैं, वही लोग अपनी मतलब, तो ये तो जो ग्रुप जो बना हुआ है, जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो इस तरह का तैयार किया गया, फिर इलेक्शन होता है वहाँ पर अपने खड़े कर देते हैं। भाई क्या इलेक्शन है, इससे तो गाँव के जो प्रधान का इलेक्शन वो ज़्यादा बढ़िया होता है। तो कुल मिला के इलेक्शन तो नहीं है, ना ये फ्री है ना ये फेयर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें एक स्वच्छता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये इंश्योर करे कि भाई जो AC और EC का है उसमें इनका रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया है, जबकि 2006 की गाइडलाइंस UGC की, उसके तहत में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को स्वतः ही SC ST OBC जैसे 1922 में जब एक्ट बना 4 महिलाओं को इंश्योर कर दिया था कि भैया इनको तो लेना ही लेना है, ऐसी 4 को डिपार्टमेंट को भी लेना है। तो भाई बताओ SC ST OBC के लिए पूर्व वो जब स्वतंत्रता के बाद में जब संविधान बन गया तो प्रोविजन आ गया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू हो गया, तो रिजर्वेशन का लाभ आज तक नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा नेक्स्ट मुद्दा ये है कि SC ST OBC का रिजर्वेशन जो और चीज़ों, जैसे फॉर एग्जाम्पल लीजिए 2 तरह के कॉलेज होते हैं, एक तरह के कॉलेज होते हैं एफिलेटेड, और रामजस और हिंदू सेंट स्टीफेंस एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। तो हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद ही है ना, आप अगर देखोगे तो हम ये कहना चाहते हैं कि उस समय पे जो सिचुएशन थी, संख्या कम थी, तो उनकी 26 की काउंट वो थी, इसको बढ़ाया जाए। और अब रिजर्वेशन मतलब सारे टीचर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो सारे टीचर हैं तो टीचर ही तो बनते हैं SC में। और तीसरा हमारा मतलब नेक्स्ट जो एजेंडा है कि सिंगल यूनिट है दिल्ली यूनिवर्सिटी, सभी टीचर उनमें से प्रिंसिपल्स मिलते। तो भाई क्या SC ST OBC पढ़े लिखे नहीं है क्या आज की डेट में, क्या वो मतलब प्रिंसिपल्स नहीं बन सकते? तो हमारा है कि भाई उनमें से प्रिंसिपल्स उनके समानुपाती जो प्रोपोर्शनेट शेयर बनता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो हम इस कंसेप्ट पर काम करने वाले हैं। और जब तक आप समरसता की बात करेंगे, इक्वलिटी की बात करेंगे, तब तक नहीं आएगी। जब तक अब आप बढ़ने का मौका ही नहीं देंगे तो कैसे कोई समाज आगे बढ़ पाएगा? आप एक तरफ उन्हीं को बढ़ावा दें जो पहले से समृद्ध हैं, तो इसका मतलब ये कोई इक्वलिटी है? ये तो संविधान के जो आपका प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया उसका वायलेशन है। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि हम अपने अधिकारों के साथ में अपना काम भी करें। अब कुछ लोग तो इस तरह से, मैंने बार बार कहता हूँ कि हमें पे बैक टू सोसाइटी, जो माता सावित्री फुले का वाकई में चाहते हैं कि हम लोग जो है पूरे समाज में पे बैक करें। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली है हम लोग वहाँ पे पढ़ाएं, अपनी क्लास लें, टीचिंग लें, कॉलेज में जो है ना कंप्यूटर लैब, अपने कंप्यूटर साइंस, अपने ट्यूटोरियल। अब उसमें भी क्या हो रहा है, बहुत ही खानापूर्ति से होती है। कई बार कुछ शिक्षक ऐसा करते हैं, लार्जर तो ले रहे हैं, इसमें कोई द्वारा नहीं है, लेकिन आज सवाल इस बात का है कि अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी कौन लाएगा? तो हम जो है अगला जो मुद्दा है, हम अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। दूसरा आपने देखा होगा हमारे BH पर्सन्स है सारे कॉलेजेस में, अब वो टॉयलेट करने के लिए जाते हैं, आइडेंटिफाई जगह नहीं है, वो कैसे पकड़े, कैसे पता चले कि यहाँ पर टॉयलेट है, वो कैसे करें? तो हम चाहते हैं कि जो PWBD जो मेंबर्स हैं हमारे समाज के, स्पेशली BH, उनके लिए अब रीडर अलाउंस है, परमानेंट को मिल जाता है, एडहॉक को बेचारों को मिलता ही नहीं। तो हमारा फोकस वहाँ पर भी है कि जो BH हमारी टीचिंग फैकल्टी है, एडहॉक है, परमानेंट है, उनको ही मिलना चाहिए। वैसे ही हमारी वीमेंस कलीग हैं तो उनकी जो मैटरनिटी लीव का है, तो भाई जो मैटरनिटी लीव एक मतलब संवैधानिक है, और बाबा साहब ने भी कहा था और सुप्रीम कोर्ट में सब कोर्ट कहते हैं कि भाई ये नेचुरल चीज़ है, तो उनको इसकी भी लाभ मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो मेरे जो मुद्दे नहायत ही अकेडमिक है, और मैं ये चाहता हूँ हर एक कॉलेज में क्रैच हो, जिसमें कि जिनके पास बच्चे वो आराम से, जो फॉरेन में देखते हैं वो अपने बच्चे को लाए, वहाँ पर आराम से पढ़ा सकती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के मेरा ये है कि अकेडमिक और जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको देने में क्या सरकार को या किसी को दिक्कत है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। कभी देखा है आपने IAS और PCS जिनके अपॉइंटमेंट होते हैं और उनके बाद प्रमोशन होते, टाइम बाउंड होते, यहाँ पता नहीं जाने क्या क्या मतलब लगा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये टाइम बाउंड जो है आपके प्रमोशन होने चाहिए। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ में मैं एकेडमिक काउंसिल के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा बैलेट नंबर है 1717। आप सबसे अपील है कि उस पर आप एक लिखें और लिखवाएं। इन्हीं मंगल शब्दों के साथ सबको नमस्कार। थैंक यू। ये सर कैसा